शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ये आई लव मोहम्मद वाला जो पूरा विवाद चल रहा है उसको लेकर मैं तो इसको भड़काऊ बयान नहीं कहूंगा साहब। कुर्बानी की बात कर रहे हैं, बलिदान, कुर्बानी, पता नहीं क्या क्या। महमूद मदनी ये तो भड़काऊ बयान है, कह रहे मुसलमान किसी बलिदान से नहीं हिचकिचाता। ये लोग पता नहीं क्यों सड़कों पर उतरवाना चाह रहे हैं मुसलमानों को, बलिदान, कुर्बानी। ये कह रहे हैं कि पैगंबर साहब के प्रति प्रेम के लिए मुसलमान कुर्बानी को भी तैयार है। आपको बातें करनी क्यों है कुर्बानी और बलिदान जैसी? अच्छी खासा देश में शांति है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जबरदस्ती माहौल खराब करना चाह रहे हैं क्या आप? कुर्बानी, वो कह रहे हैं कि मौलाना तौकीर को तुरंत जेल से रिहा किया जाए। वो कह रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, एक और बड़ी खबर है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि मौलाना तौकीर रजा जिनकी भड़काऊ तकरीरों की वजह से बरेली में दंगे जैसे हालात बने, तौकीर रजा को रिहा करा जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तौकीर रजा के खिलाफ योगी की भाषा तानाशाही वाली, अच्छा योगी की भाषा तानाशाही वाली है, लेकिन एक बार मदनी साहब का बयान सुनाइए, उनकी भाषा किनको कितनी तानाशाही या भड़काऊ लगती है, आप लोग खुद तय करिएगा। कुर्बानी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। मोटे तौर पर यह बात है कि हम मुसलमान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत और उनकी इताअत और इत्तिबा के नतीजे में अल्लाह ताला तक पहुँचे। अल्लाह की मोहब्बत अगर हमें हासिल होगी तो वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से ही हासिल होगी, उसके बगैर नहीं हासिल होगी। इसलिए हमारा सब कुछ वही है। तो अगर मुल्क में इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की जाएगी तो मुसलमान तो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये जो मुसलमान हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। वैसे कुछ लोगों को बात बहुत कड़वी लगेगी, ये जो कुछ नेता मौलाना ये इस तरह से लोग भड़काते हैं, खुद नहीं आते कभी सड़कों पर। ये भोले भाले बेचारे जो मासूम मुस्लिम भाई होते हैं उन लोगों को सड़कों पर उतार देते हैं, फिर होता है हंगामा, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, उपद्रव, टकराव, पत्थरबाजी, और फिर वो हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं। यूपी में हम आपको दिखाएंगे, बरेली में ये जो बरेली वाले सो कॉल्ड दंगाई जिन्होंने दंगा किया, सारे हाथ जोड़ रहे हैं, अब सारे हाथ जोड़ रहे हैं। तो साहब हाथ जोड़ने की नौबत ही ना है, इनकी बातों में ना है। ये जो मदनी साहब कह रहे हैं कुर्बानी देने के लिए तैयार, कुर्बानी की कोई ज़रूरत नहीं है, शांति से चल रहा है, शांति से चलेगा। लेकिन विवाद कहाँ हो गया और कैसे बुलडोज़र की एंट्री होगी ना, पहले डेंटिंग पेंटिंग, अब कहाँ चल गया बुलडोज़र। कवर स्टोरी नंबर 1, सबसे पहले बात इसी की। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों को, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। थाने में बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, भजन गाएंगे तो कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन सड़क पर खड़े होकर के कोई पोस्टर लेके खड़ा हो जाएगा तो कार्रवाई। और योगी आदित्यनाथ जी को लोग अभिमन्यु ना समझें, वो अर्जुन है। अगर कोई घंटा भड़काएगा तो बुलडोजर भी चलेगा, तोप भी चलेगी, गोले भी चलेगी। ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। तो उसको अपने धर्म से प्यार है और करना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। पर जिस तरीके से ये सरकार उसको प्रोपेगेंडा बना रही है, लाठी से मरवा रही है और जानबूझ के भीड़ इकट्ठा होने दे रही है। ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। बहुत शर्म की बात है कि एक मजहबी अकीदे के मसले पर, अकीदत के इजहार पर इस तरह विवाद खड़ा किया जा रहा है। गज़वाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। ये सब जो है ना, ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। ये सब जो है सिर्फ पोलराइज करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमानों को बांटना चाहते हैं। चलिए एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। अभी मदनी साहब कुर्बानी की बात कर रहे थे ना, मुझे अभी ये खबर मिल रही है कि बरेली हिंसा का जो आरोपी है, मुख्य आरोपी ताजिम, उसका इनकाउंटर कर दिया पुलिस ने, पैर में गोली लगी, अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया। हाफ एनकाउंटर कह सकते हैं आप। कुर्बानी की बात कर रहे थे मदनी साहब,
खुद कभी सड़कों पर इस तरह से आएंगे नहीं। बोले वाले बेचारे मासूम युवकों को सड़कों पर उतार देते हैं, हाथ में पत्थर लेकर, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ सब शुरू हो जाता है। अब देखिए हाफ एनकाउंटर, पैर में गोली मारनी पड़ी, भागने की कोशिश कर रहा था। अब बरेली बवाल के बाद पुलिस प्रशासन का एक्शन जारी है। पुलिस ने आज ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं उस तरफ, जो अपने पैरों पर ठीक से चल नहीं पा रहा, पुलिस के कंधों पर चलना पड़ रहा है। आरोपी है ताजिम, एनकाउंटर करना पड़ा, पैर में गोली मारनी पड़ी, मुठभेड़ के बाद उसके पैर में गोली लगी। ताजिम को अब ये देखिए आप गिरफ्तार कर लिया गया। मदनी साहब कह रहे हैं कुर्बानी कुर्बानी, और ये देखिए आप वो भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस पर संभवतः हमला करने की कोशिश की, क्या हुआ कहानी पुलिस बता रही है, लेकिन अब उसका हाफ एनकाउंटर करना पड़ा। देखिए क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने कहा था कि मौलाना भूल गया है राज्य में किसकी सरकार है। यही कहा था ना योगी आदित्यनाथ ने कि मौलाना भूल गया है राज्य में किसकी सरकार है। दंगाइयों की ऐसी डेंटिंग पेंटिंग होगी, उनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी, यानी दंगों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इसी का नतीजा है योगी राज में याद रखने वाली कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मौलाना ने कहा, योगी ने कहा कि मौलाना भूल गया है, तो योगी जी याद दिला रहे हैं किसकी सरकार है, कार्रवाई शुरू हो गई है। आई लव मोहम्मद विवाद में बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है। ये आज की सबसे बड़ी खबर, बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने। मौलाना तौकीर रजा समेत 77 आरोपी, कितने 77 आरोपी गिरफ्तार। ये पीला पंजा एक्शन में है, पीला पंजा बुलडोजर वो अपनी कार्रवाई कर रहा है। इसके अलावा भी एक्शन जारी है। अब क्या हुआ, पहले हमको लगा कि बुलडोजर एक्शन दिखाना चाहिए, और आज बरेली दंगा केस में योगी ने बुलडोजर उतार दिया। एक मिनट दिखाइए, पहले मुझे हटाइए स्क्रीन से, तस्वीरें देखिए आप। ये देखिए आप कैसे बुलडोजर चला है बरेली में। ये देखिए आप बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबी समाजवादी पार्टी के पार्षद मोहम्मद उस्मान रजा के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल गया बुलडोजर। इसका नाम है मोहम्मद उमान रजा, समाजवादी पार्टी का नेता, चल गया बुलडोजर। ये रिश्तेदार तौकीर का। प्रशासन का आरोप है कि ओमान रजा ने, ये अलग अलग तस्वीर आप देखिएगा, नगर निगम की जमीन पर कब्जा करके अवैध चार्जिंग स्टेशन बनाया हुआ था। इसने अवैध कब्जा भी करेंगे, फिर आप जो है दंगा भी करेंगे, दोनों चीजें कैसे चलेंगी साथ में। इसी के खिलाफ एक्शन लेते हुए प्रशासन ने जगह को खाली कराया। अब वैसे तो कब्जा भी आप नहीं कर सकते, पहले तो कब्जा आपने किया, फिर ऊपर से दंगा भी किया, आ गया बुलडोजर, स्टार्ट हो गया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी, ड्रोन कैमरों से, ताकि कोई दंगाई किसी तरह की हरकत ना कर पाए। और जमीन पर ओमान रजा का 20 साल से कब्जा था। इस जमीन पर यहां एक अवैध गोदाम बनाया गया था, अवैध गोदाम जहां चार्जिंग स्टेशन थे और बिजली चोरी करके ई रिक्शा चार्ज किए जाते थे, ऐसा आरोप है प्रशासन का। ठीक, टेंटिंग पेंटिंग, बरेली हिंसा और बुलडोजर एक्शन, ये 3 तस्वीरें। अब जिस वक्त योगी सरकार के बुलडोजर ओमान रजा के अवैध गोदाम को तोड़ने के लिए पहुंचे, अब ये 4 तस्वीरें, पूरी खबर का निचोड़ आप समझ जाएंगे। बस चारों खबरों पर नजर रखिए, मैं जो बता रहा हूं सुनते जाइए, पूरी खबर का निचोड़ आप समझ जाएंगे। क्या हुआ, यहां चल रहा था बुलडोजर एक्शन, यहां आ गए कुछ लोग विरोध करने के लिए, वहां बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, पुलिस से भिड़ गए, टकराव हुआ। ये नीचे की तरफ ड्रोन से भी निगरानी और यहां पर कड़ी सुरक्षा, ये 4 तस्वीरें। अच्छा, यहां पर नजर रखिए, ये लोग वहां पर आ गए कुछ लोग कि कैसे हो रहा है बुलडोजर एक्शन, गलत है। बुलडोजर एक्शन को रोकने की कोशिश की, पुलिस से टकराव हुआ। पुलिस पूरी तैयारी के साथ आई थी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, पता था ये सब चीजें हो सकती हैं, भारी फोर्स थी, RAF रैपिड एक्शन फोर्स की भी टीमें लगाई गई थी, दमकल की गाड़ियां, पूरी कार्रवाई की, ड्रोन से निगरानी की जा रही थी कि कहीं कोई छत पे कुछ तैयारी ना कर रहा हो जाता है ना, छतों पर कोई तैयारी हो, नीचे बुलडोजर है, ऊपर छत पर कौन सी कहां तैयारी हो रही है पता नहीं लगता है, या पहले से इकट्ठा होते हैं कभी कभी, तो किसी ने कुछ इकट्ठे ना कर रखे हो पत्थर वगैरह। ड्रोन से नजर, हालांकि अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को रोकने के लिए मुस्लिम कार्ड भी खेलने की कोशिश की गई। ये जो भीड़ जब वहां पर आई, कह रहे हैं कि मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। जब कब्जा किया था तो धर्म की वजह से किया था क्या? जब कब्जा किया था तब अपना धर्म नहीं याद आया था? जब कब्जे पर कार्रवाई हो रही है तो धर्म याद आ रहा है? ये विक्टिम कार्ड। तौकीर रजा के दामाद मोहसिन ने आरोप लगाया
कि बरेली में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जिन लोगों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, ये उनकी मुस्लिम होने की सजा है। लेकिन मोहसिन रजा विक्टिम कार्ड खेलते रहे, पुलिस से भिड़ते रहे, बुलडोजर रुका नहीं, सरकारी कार्रवाई में बाधा पहुंचाने की कोशिश की, जिसके बाद यूपी पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया है। सुनाइए एक बार, वो कह रहे हैं मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। सुनाइए। मुसलमान होने की सजा दी जा रही है, हम क्यों नहीं छुपेंगे? मुसलमान होने की सजा दी जा रही है, हम क्यों नहीं छुपेंगे? मुसलमान होने की सजा दी जा रही है, हम क्यों नहीं छुपेंगे? आइए चलिए। अरे मैं चलने के लिए तैयार हूँ, हम मकान भी गिरवाने के लिए तैयार हैं। अरे अरे आप अरे यार तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? मतलब अरे यार हम तो तुमसे जब आप हिंदू मुसलमान की बात करोगे तो लोग समझेंगे नहीं क्या? आपने नहीं करी, सारे मीडिया वालों ने रिकॉर्ड करी है, सारे मीडिया वालों ने रिकॉर्ड करी है। मतलब आप ऐसे समझिए साहब, एक तो हाफ एनकाउंटर करना पड़ा पुलिस को, ये कह रहे हैं कि मुसलमान होने की सजा मिल रही है। समाजवादी पार्टी के पार्षद अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल चुका है, बुलडोजर हो गया, हाफ एनकाउंटर हो गया। इसके अलावा मौलाना तौकीर रजा का करीबी रिश्तेदार मोहसिन रजा का एक रिजॉर्ट सील हो गया है। रिजॉर्ट सील, हाफ एनकाउंटर, रिजॉर्ट सील, बुलडोजर, सब कुछ हो चुका है। पुलिस फुल एक्शन मोड में है साहब। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था, यही डेंटिंग पेंटिंग का नाम दिया योगी आदित्यनाथ ने। डेंटिंग पेंटिंग का नाम मैं नहीं दे रहा हूं, योगी आदित्यनाथ ने दिया, सीएम है, उन्होंने नाम दिया डेंटिंग पेंटिंग। इसके अलावा और सुनिए, यही मत रुकिए, अभी तो बड़ी लंबी लिस्ट है साहब। बरेली विकास प्राधिकरण ने आज मौलाना तौकीर रजा के एक और करीबी हाजी शराफत खान का भी बारात घर सील कर दिया। इनसे जुड़े लोग अब पछता रहे हैं कि क्यों हम इसके साथ जुड़े। यह भी एक तरीके की मैसेजिंग होती है। अगली बार जब ये लोगों को कॉल देगा, कोई इसके कहने पर नीचे ही नहीं आएगा बवाल करने। उनको लगेगा तुम्हारे चक्कर में हम नीचे आ जाते हैं और हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाती है। हमने जहां जहां कब्जा कर रखा हो तो सब टूट जाता है। वैसे तो कब्जे पर वैसे पहली कार्रवाई हो जानी चाहिए। अब बीडीए ने क्या कहा है, ये एक बेनामी संपत्ति थी, बेनामी संपत्ति, और इस अवैध निर्माण को लेकर हाजी शराफत खान को पहले के नोटिस दिए जा चुके थे। बीडीए ने आज तौकीर रजा के करीबी ओमान रजा की प्रॉपर्टी सील कर दी। ओमान रजा ने और बीडीए से बिना परमिशन लिए अवैध तरीके से 2 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण कराया हुआ था, आज सील कर दिया गया उसे, सील। इससे पहले तौकीर रजा के मजार मार्केट को भी सील। आरोप है कि खुद को मुसलमानों का हमदर्द बताने वाला तौकीर रजा, इसकी सच्चाई बताऊं मैं आपको, मजार की आड़ में ना 74 दुकानें इसने बनवा रखी थी, 74 मजार की आड़ में। हर महीने लाखों रुपए का किराया ले रहा था ये। आप लोगों को इसकी सच्चाई पता ही नहीं लगेगी। इसने कॉल दे दी, बुला दिया, भड़का दिया, सड़कों पर आ गए, उपद्रव हो गया। ये लाखों का किराया खा रहा बैठकर, इस पर यह आरोप है। इन दुकानों और तौकीर अब सब सील कर दिया है। तौकीर रजा के संगठन इत्तेहाद मिलित काउंसिल का ऑफिस भी सील किया जा चुका है। बरेली में बवाल के बाद आरिफ नाम के जिस व्यक्ति ने तौकीर रजा को अपने घर में छिपाया, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूं, जिसने इसको छिपाया, तौकीर रजा को जिसने शरण दी, उसके 4 लग्जरी होटल सील कर दिए गए हैं। 4, अब क्या होता है ना, मदद करने वाला भी तो सहभागी उतना ही हुआ ना। 4 होटल सील। बरेली में तौकीर के करीबियों पर हो रहे इस ताबड़तोड़ एक्शन का संकेत देखिए योगी आदित्यनाथ ने पहले दे दिया था, जब उन्होंने कहा कि दंगाइयों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो उनकी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। ये नहीं कहा था पीढ़ियां तो याद रखेंगी, करीबी भी याद रखेंगे, ये नहीं कहा था योगी आदित्यनाथ ने। अब करीबी भी याद रखेंगे, ऐसी कार्रवाई की है योगी आदित्यनाथ ने। सुनिए। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं
उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। आप समझ रहे हैं? दंगाइयों पर भारी योगी की तैयारी। बरेली हिंसा में यूपी पुलिस ने आज भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा के एक और करीबी डॉक्टर मोहम्मद नफीस को भी गिरफ्तार कर लिया। ये नफीस, ये तो हाथ काटने की धमकी दे रहा था। अंदर ढूंढ ढूंढ कर, पकड़ पकड़ कर, आप समझिए, वीडियो कैमरे के आगे कुछ ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। यहां किसकी सरकार है? जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, भूलना नहीं, योगी जी की सरकार है। हाथ काटने की धमकी दे रहा था ये है कौन? मोहम्मद नफीस। ये भी करीबी किसका? तौकीर रजा का करीबी डॉक्टर मोहम्मद नफीस। बरेली में आइला मोहम्मद विवाद के वक्त डॉक्टर नफीस का एक वीडियो वायरल हुआ था, ठीक, जिसमें इसने खुलेआम यूपी पुलिस का हाथ पैर काटने, वर्दी उतार देने की ये कैमरे में अगर इतना खुलकर कह सकता है तो यकीन मानिए ये कर भी सकता होगा। इनकी बातों को हल्के में मत लिया करिए। आपको लगेगा नहीं है तो जोश में आके, गुस्से में आके कह गया। आपकी हिम्मत है किसी की कहने की कैमरे में यूपी पुलिस के हाथ पैर काट देंगे? साहब ये कह सकता है तो यकीन मानिए कैमरे पर अगर कह सकता है तो ये आदमी कर भी सकता होगा। उसने आई लव मोहम्मद के पोस्टर उतारने को लेकर इंस्पेक्टर के हाथ काटने, वर्दी उतार लेने की धमकी दी थी। वीडियो में ये वो कह भी रहा था कि वर्दियां बचेंगी नहीं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बरेली पुलिस ने डॉक्टर नफीस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और एफआईआर दर्ज होने के बाद से डॉक्टर नफीस फरार चल रहा था। ये भाग गया, हाथ पैर काटने की धमकी देने वाला भाग गया, डरपोक। डॉक्टर नफीस भी मौलाना तौकीर रजा का करीबी माना जाता था और बरेली में हिंसा भड़काने के मुख्य आरोपियों में से एक है। डॉक्टर नफीस ने पुलिस को क्या धमकी दी थी ये तब देखिए जब अब इसकी धमकी का असर हो चुका है, ये गिरफ्तार हो चुका है। धमकी सुनाइए। अरे मैंने अभी इंस्पेक्टरों के बाद गालियां बच देंगे आप। मैंने कहा अगर करा दिया हाथ काट लूंगा, वर्दी अरे मैंने अभी इंस्पेक्टरों के बाद गालियां बच देंगे आप। मैंने कहा अगर करा दिया हाथ काट लूंगा, वर्दी। उधर आइला मोहम्मद को लेकर जो विवाद है, जो फसाद है, वो शहर शहर कैसे आग में तब्दील होता जा रहा है, बात अब इसकी करेंगे। देहरादून तक पहुंच चुकी है इसकी आग। हमारी बात को नहीं माना गया, चौकी में जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया जा रहा था। तो इसके बाद जो आवश्यक बल प्रयोग था वो किया गया, एक को तितर किया गया। ऐसी ताकतें लगातार अशांति और दंगा करवाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रही है। सरकार की अराजकता बिल्कुल भी इस भूमि में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही सब उपद्रवियों के लिए, ऐसा ही दंगा करने वालों के लिए यहाँ सख्त दंगा रोधी कानून बनाया है। आपको बता दें हिंसा लगातार जारी है। कल रात उत्तराखंड के देहरादून में भी जबरदस्त उपद्रव हुआ। रात 12 बजे, करीब 12 बजे बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने लगी। एक टूलकिट की तरह काम हो रहा है, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। पुलिस चौकी पर अटैक कर दिया, धावा बोल दिया पुलिस चौकी पर। भीड़ में मौजूद लोग पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश करने लगे। दो अलग अलग तस्वीरें, यहाँ पुलिस चौकी पर धावा बोला गया, फिर उपद्रवियों पर एक्शन। अच्छा ये भी तस्वीर देखिए, यहां पर किसकी सरकार है? पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड, धामीराज। ये फिर उपद्रवियों पर एक्शन शुरू हुआ। यहां चौकी पर हमला हुआ था, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया। उपद्रवियों को लाठी मार मार कर भगाया। पूरा विवाद क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं अब आपको समझाता हूं। क्या हुआ, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पूरा विवाद है। आरोप है कि आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट हुआ। बिल्कुल ठीक बात, विवादित, आपत्तिजनक कुछ लोगों के लिए। इसके बाद उस विवादित पोस्ट का स्क्रीनशॉट वायरल कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पोस्ट करने वाले को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज कर ली, पोस्ट डिलीट करवा दिया। इसके बावजूद 500 लोगों की भीड़, ये देखिए आप, 500 लोगों की भीड़ अपनी ताकत दिखाने के लिए सड़क पर हंगामा करने लगी। एक मिनट दिखाइए तस्वीरें की।
फिर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है वो तस्वीर, ये वो पुलिस पर जब पुलिस थाने पर जब धावा बोला गया, ये देखिए आप, एक साथ सैकड़ों की भीड़। पुलिस चौकी पर उपद्रव शुरू कर दिया। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने भी उपद्रवियों के खिलाफ वही किया जो यूपी पुलिस ने बरेली में किया साहब। लाठीचार्ज हुआ, उपद्रवियों को पीट पीट कर भगाया गया, ये देखिए आप। फिर वहां पर शुरू हुई दंगाइयों की यूपी वाली सो कॉल्ड, जो योगी जी ने शब्द दिया, डेंटिंग पेंटिंग, ये उत्तराखंड वाली योगी जी के शब्दों में कहूं डेंटिंग पेंटिंग है। फिर यहां पर शुरू हुई पुलिस की कार्रवाई, देखिए आप, सुनिए। ऐसी ताकतें लगातार अशांति और दंगा करवाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रही हैं। और इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी इस भूमि में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी कहीं पर भी अगर इस प्रकार का प्रयास हुआ है, कानून ने अपना काम सख्ती से किया है और हमने ऐसे ही सब उपद्रवियों के लिए, ऐसा ही दंगा करने वालों के लिए यहाँ सख्त दंगा रोधी कानून बनाया है। वैसे एक चीज आपको बताएं, अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगर ये दावा कर रहे हैं कि कुछ हैं चीजें जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, कल ही ना न्यूज़ 18 इंडिया को खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी जिसमें दावा क्या किया गया था कि ये हिंदू त्योहारों जैसे अभी नवरात्र हैं, फिर दशहरा, दिवाली, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती, ये हिंदू त्योहारों के वक्त अचानक आई लव डैश मोहम्मद को लेकर बीजेपी शासित राज्यों में हो रहे ये विरोध प्रदर्शन, हिंसक विरोध प्रदर्शन, ये एक सुनियोजित, एक प्लान्ड तरीके से मोबिलाइज करने की एक टूल किट है और खास तौर से हिंदू त्योहारों को ध्यान में रखकर इसको लॉन्च किया गया। ये हमको खुफिया सूत्रों से पता लगा था। अब बीजेपी देखिए, बीजेपी एक कदम आगे निकल गई है, दावा कर दिया कि नवरात्रि के वक्त आई लव मोहम्मद एक सोची समझी साजिश है। डॉक्टर अजय आलोक लिख रहे हैं ताकि हिंदू अस्मिता को ठेस पहुंचाई जा सके, देश भर में अस्थिरता उत्पन्न की जा सके। अजय आलोक ने यह भी कहा कि इस विवाद पर पूरे विपक्ष का मौन रहना, अब सुनिए अजय आलोक ने क्या लिखा, पोस्ट दिखाइए। एक तो विपक्ष का मौन रहना और इस वक्त राहुल गांधी का विदेशी दौरा साबित करता है कि इस योजना को पहल और समर्थन कहां से मिल रहा है। रावण का वध, नीचे पढ़िए, रावण का वध हमेशा जरूरी होता है, जय श्री राम। रावण का वध। अब बीजेपी के इस पोस्ट को लेकर सवाल है कि उन्होंने आई लव मोहम्मद विवाद को राहुल गांधी से क्यों जोड़ा, उनका क्या लेना देना इस चीज से, राहुल गांधी के विदेश दौरे से क्यों जोड़ा, आखिर में यह क्यों लिखा कि रावण का वध हमेशा जरूरी होता है। मतलब वो किसे रावण कह रहे हैं, किसके वध की बात कर रहे हैं। और क्या बीजेपी आई लव मोहम्मद विवाद को एक अलग लाइन पर ले जा रही है, रावण का वध राहुल गांधी से क्यों जोड़ना। क्योंकि अजय आलोक बीजेपी की तरह ठीक यही बात लगभग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कही। धामी ने कहा कि हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों में शांति पैदा करने की हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में शांति पैदा करने की एक साजिश है, अशांति, माफ करिएगा, अशांति पैदा करने की एक साजिश है। उन्होंने कहा ये सीएम, सिटिंग सीएम कह रहे हैं कि इसके पीछे वही ताकतें हैं जो देश को मजबूत होते हुए नहीं देख सकती। धामी ने यह भी कहा कि ऐसी ताकतें देश में दंगा कराने की साजिश कर रही है। सवाल यह है कि खुफिया एजेंसियों और एक राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसा क्यों लग रहा है कि आई लव मोहम्मद कैंपेन सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, ये अशांति फैलाने की एक टूल किट है। इसके दो बड़े कारण हो सकते हैं। देखिए, मैं अगर इसको एक बहुत ही न्यूट्रल तरीके से समझना चाहूं, एक तो यह समझ में आता है कि कानपुर में जो पूरा विवाद हुआ था वो कब हुआ था, 5 तारीख को, 5 सितंबर को हुआ था आई लव मोहम्मद वाला विवाद। लेकिन देश में हिंसक प्रदर्शन फिर 16 दिन कुछ नहीं हुआ। अचानक से नवरात्रि से ठीक पहले 21 सितंबर को अचानक फिर ये इज़हारे मोहब्बत शुरू हुआ। 5 तारीख अगर कहते हैं कि 5 तारीख की वजह से सब हुआ, ठीक, चलिए मान लिया 5 तारीख को हुआ कानपुर में विवाद, 16 दिन कुछ नहीं, नवरात्र शुरू होते ही फिर यही सब शुरू। कारण नंबर 2, टाइमिंग। अगर आई लव मोहम्मद को लेकर इतना ही आक्रोश था तो यह आक्रोश हिंदू त्योहारों के वक्त ही क्यों दिखा। नवरात्र, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा। एक और कारण ही हो सकता है कि आई लव मोहम्मद पहले सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ, फिर उन्हें प्रदर्शनों में बदला गया। यह भी एक रीजन हो सकता है। टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है जो चल रही है, हिंदू त्योहारों के वक्त ये आक्रोश क्यों। एक ये भी है कि झूठ भी फैलाया गया। देखिए, ट्रेंड पर प्रदर्शन शुरू हुए,
और एफआईआर की झूठी खबरें फैलाई गई, ये भी है। आई लव मोहम्मद कहने पर एफआईआर हो गई, ये फेक न्यूज फैलाई गई, ऐसा था नहीं। एक टकराव हुआ था जिस पर एफआईआर हुई थी। दूसरे समुदाय के पोस्टर फाड़ने के बाद सांप्रदायिक तनाव को लेकर था, धार्मिक चिन्ह फाड़ा गया था। एक और रीजन ये हो सकता है कि हिंसा का एक जैसा पैटर्न हर जगह, मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग जब भी आते हैं, हम खबर तय करते हैं आज कौन सी खबर, तो फिर पता लगता है कि आज यहां हिंसा हो गई, कभी उन्नाव हो गया, कभी काशीपुर हो गया, कभी जो है दूसरा स्टेट हो गया, कभी भिंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कभी गुजरात हो गया, कभी गांधीनगर हो गया, कभी गोधरा हो गया। पैटर्न एक जैसा है। नारेबाजी, पत्थर, पुलिस पर हमला, नारेबाजी, पत्थरबाजी, पुलिस पर हमला। राज्य बदल रहे हैं, तस्वीरें नहीं बदल रही हैं। एक और सुनिए, आई लव मोहम्मद को लेकर आक्रोश, ये बड़ा सवाल है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये बीजेपी शासित राज्यों में ही ज्यादा क्यों? आप सोच कर देखिए, बंगाल में ऐसा कुछ हुआ, केरल में ऐसा कुछ हुआ? बंगाल, केरल, कर्नाटक नहीं, यूपी में हुआ, गुजरात में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ये इजहार मोहब्बत क्यों? बाकी राज्यों के लोग क्या कम मोहब्बत करते हैं मोहम्मद साहब से? कारण नंबर 7, एक साथ 30 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन बताता है कि यह सब अचानक नहीं बल्कि एक प्लान्ड तरीके से किया गया। एक और वजह, देश दुनिया में मैसेज देने की कोशिश हुई कि भारत में मुसलमानों की धार्मिक पहचान खतरे में है और भारत इनटॉलरेंट देश बन गया है। अच्छा, यही बात खुफिया सूत्रों के हवाले से हुए दावे में भी कही गई कि आई लव मोहम्मद पश्चिमी देशों का ध्यान भारत की ओर आकर्षित करने की एक कोशिश हो सकती है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हर विवाद को ना सांप्रदायिक नजर से देखती है और आई लव मोहम्मद कैंपेन में कुछ भी गलत नहीं है। सुनिए, वो प्रॉफिट का जन्मदिन बनाते हैं और उनका जन्मदिन था, उसी अवसर पर लोगों ने आई लव मोहम्मद किया था। उसके पीछे और कोई इंटेंशन नहीं था। हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट हो जो कुछ कह सकते हैं कि असामाजिक हो, लेकिन आम तौर पर हर वर्ष मोहम्मद का जन्मदिन मनाया जाता है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो उसको वो कलर देना वो मुनासिब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ को सांप्रदायिक आईने से देखती है। अब आप समझ कर देखिए कि इसको सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी, विपक्षी पार्टियां कह रही है कि ये उपद्रव, हिंसा, आगजनी, एक तरीके से सांप्रदायिक रंग बीजेपी दे रही है। लेकिन अब आप सुनिए, मुस्लिम धर्म के अंदर भी इस चीज को लेकर आवाज उठ रही है कि ये जो मजहबी नुमाइश चल रही है ना, ये चिढ़ाने के लिए नहीं होनी चाहिए। ये अब कोई हिंदू धर्मगुरु, बीजेपी, राइट विंग ये नहीं कह रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु सज्जाद नोमानी ने आई लव मोहम्मद कैंपेन का विरोध किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं मौलाना सज्जाद नोमानी साहब। आई लव मोहम्मद कैंपेन के लिए पोस्टर बैनरों को चिढ़ाने वाली हरकत बताते हुए कहा कि किसी के लिए मोहब्बत का इजहार चिढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए, ये फूट पड़ गई है। इसके अलावा कांग्रेस के सांसद और प्रियंका गांधी के विश्वास पात्र इमरान मसूद ने भी कहा है। उन्होंने क्या कहा है, दोनों का बयान हम आपको सुनाते हैं। जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। मोहब्बत तो खुद बताती है कि आपको किससे कितनी शदीद मोहब्बत है। आप अपने दीवारों पर पोस्टर लगाते हैं कि आई लव माई वाइफ, मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसके दिल में मोहब्बत ना हो मोहम्मद की। उनकी मोहब्बत के बिना मुसलमान ही नहीं हो सकता। तो उसको नमाज के बाद इस तरह से दिखाने की जरूरत नहीं है। आप मुसलमान हो इसका मतलब आपके दिल में मोहब्बत है, उसके बिना आप मुसलमान ही नहीं हो। और ये जो तमाशा चल रहा है देश में कि कुछ लोगों का समूह इधर भी उकसाता है, इधर भी उकसाता है और नफरत फैलाने की बात हो रही है। सभी उलेमाए किराम से भी दरखास्त करना चाहता हूं कि ये जो साजिश के तहत एक काम हो रहा है इसको रुकवाइए। ये काम ठीक नहीं है, किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। मस्जिदें नमाज पढ़ने के लिए और नमाज पढ़ने के लिए रहनी चाहिए मस्जिद। दूसरे लिखते हैं तो कोई केस नहीं होता। अब उसके कंपेरिजन में जो लिखा जा रहा है, मैं समझता हूँ कि लिखिए ना, रोज लिखते हैं आप लोग, कौन मना कर रहा है? लेकिन इसको जो है ना एक जबरदस्ती कंफ्लिक्ट पैदा करके ना, ये नहीं होना चाहिए। और मैं मुसलमानों से भी कहता हूँ कि ऐसा है ना कि अपना आप उसको मानते रहिए, अब सड़क पर पोस्टर लगाना हम लोगों को बंद कर देना चाहिए। और अब डांडिया पर डर्टी चैट कौन सी लीक हुई है, बहुत बड़ा खुलासा, बात अब इसकी। जो लड़के अंदर आते थे डांस करने, उनके खिलाफ जो अश्लील बातें और अश्लील
जो बातें हैं वो करना शुरू कर दी। एक मानसिकता है, ये जो विकृत प्रकृति की जो मानसिकता है, इसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। एक वीडियो भी अंदर का जारी किया है आरोपी लड़कों ने, जिसमें साफ तौर पर लड़कियों के बारे में अश्लील बातें लिखी गई। पुलिस ने उस पूरे मामले में ITI के तहत दूसरी धाराओं के तहत पूरा मामला दर्ज कर लिया है। किसी प्रकार के चैट्स जो वायरल हो रहे हैं उसको लेकर जब हमें जिस तरह से पता चला, हमने उसी दिन रात में पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर चुके हैं। उसके साथ अश्लील चैट किए, तो वीडियो अश्लील नहीं था, वीडियो गरबा का था, लेकिन जो चैट हुआ उनका वो अश्लील था। उसके बारे में कंप्लेंट आई, हमने गुना दाखिल करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सब बड़ा शोर मचाया जा रहा था, बड़ा शोर मचाया जा रहा था कि क्यों आधार कार्ड चेक करना, क्यों पहचान बताने की जरूरत है, सेकुलर देश है, गंगा जमनी तहजीब है, गरबा पंडालों में घुसने के लिए चेकिंग क्यों हो रही है। बड़ा शोर मचाया जा रहा था ना कि गैर हिंदुओं की एंट्री पर पाबंदी क्यों, अगर जाने दिया जा रहा है तो आधार दिखाना जरूरी क्यों, पहचान दिखाना जरूरी क्यों, कागज दिखाने की क्यों जरूरत पड़ रही है, ये सब चल रहा था ना। आज ये विरोध करने वाले सब लोगों के मुंह सिल गए हैं, सबके मुंह पर टेप लग गया, सब फेविकोल खाकर बैठ गए हैं, क्योंकि हिंदू संगठनों ने जिस आशंका के डर से गरबा पंडालों में प्रवेश पर रोक लगाई थी ना, VHP लोग, ये लोग कह रहे थे कि नहीं एंट्री नहीं होने देंगे, हम नहीं आने देंगे गैर हिंदुओं को। मुंबई से सटे विरार में जो कहानी आई है वो आप सुनिए और आप तय करिए कौन सही कौन गलत। गरबे में हिंदू बच्चियों के खिलाफ एक बहुत खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ है, बहुत खतरनाक। विरार महाराष्ट्र वीवा कॉलेज में गरबे से जुड़ी एक चैट लीक होने के बाद बवाल मच गया है। जो चैट लीक हुआ उसमें गरबे में आने वाली हिंदू बच्चियों के बारे में दूसरे लड़कों की एक खतरनाक प्लानिंग सामने आई। इस चैट में 2 मुस्लिम लड़कों की आपस में बातचीत हो रही है। क्या कहा जा रहा है जानते हैं? एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो, ये चैट आई है सामने। FIR हो गई है, इस मामले में FIR हो चुकी है। एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो, क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? ये बातें जिन लड़कों के बीच हो रही है उनके नाम शाहिद और फैज हैं। चैट कॉन्वर्सेशन में गरबा कार्यक्रम में घुसकर लड़कियों के साथ, हिंदू बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें करने की बात की जा रही है, जैसे टारगेट हैं वो हिंदू बच्चियां, इन लोगों के लिए टारगेट है। ये चैट के हिसाब से बता रहा हूं क्योंकि इसमें FIR हुई है। इस चैट में गरबे में आई बच्चियों के साथ ये लोग लव जिहाद की भी बातें कर रहे हैं, कैसे फंसाना है। रूल नंबर 1 एक ने तो लिखा, मैंने चैट पढ़ी, कुछ तो इतनी आपत्तिजनक है हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। वो चैट मैंने पढ़ी, उसमें लिखा है रूल नंबर 1 कैसे फंसाना है, रूल नंबर 1 करके लिखा हुआ है। शाहिद और फैज नाम के 2 लड़कों के बीच ये चैट, एक ऐप है डिस्कॉर्ड नाम पर ये चैट हुई है। इसमें ये बातें की जा रही है कि गरबा में घुसकर हिंदू बच्चियों को निशाना बनाना है, उन्हें प्रेम जाल में फंसाना है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, चैट में हिंदू लड़कियों के साथ कैसे छेड़छाड़ करनी है, कैसे उन्हें प्रेम जाल में फंसाना है, इसकी टिप्स शेयर की गई हैं। टिप्स आप समझ, अच्छा इस चैट को देखिए। शाहिद नाम का एक यूजर लव जिहाद के रूल बता रहा है। लव जिहाद का रूल नंबर 1 वो लिख रहा है, रूल नंबर 1, जितनी भी हिंदू लड़कियां मिले उनमें से किसी को भी मत छोड़ो, किसी को भी मत छोड़ो। दूसरा चैट दिखाइए। इस चैट में शाहिद गरबा पंडालों में अपने मिशन की शेखी बगार रहा है। वो लिखता है कि मैं गरबा जाऊं और किसी हिंदू लड़की को शिकार ना बनाऊं, ये हो ही नहीं सकता। पकड़ लीजिए माथा, पीट लीजिए सर, कुछ नहीं है। ये लोग, आप लोग क्या करते हैं ना, आप लोगों को लगता है कि ये सब तो हवाबाजी है, कुछ नहीं होता ये सब। ये लीजिए, कर लीजिए दर्शन। अब भी अगर एक होता है कोई सो रहा होता है और एक होता है सोने की एक्टिंग कोई कर रहा होता है। जो सो रहा होता है ना उसको तो उठाया जा सकता है, जो हम कोशिश कर रहे हैं। जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको उठाना है, उसको नहीं उठाया जा सकता। अब आप लोग तय करिए, आप लोग सो रहे हैं या सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। चैट पढ़िए। हम आपको ना यकीन मानिए इस चैट की आधी लाइन दिखा पा रहे हैं, क्योंकि बाकी की आधी लाइंस हमको जो ब्लर करना पड़ रहा है, हम जो नहीं दिखा पा रहे हैं वो बहुत ही अश्लील, इतनी गंदी, इतनी भद्दी, इतनी आपत्तिजनक है, इतनी नीच मानसिकता की बातें की गई हैं हिंदू बच्चियों को लेकर। हम नहीं दिखा सकते हैं आपको।
ये लोग आते हैं एक शिकार करने जैसे, शिकार करने आए। इन शब्दों का भाव क्या है वो मैंने एक तरीके से आपको बताने की कोशिश की। वो लिख रहे हैं कि गरबा में चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, किसी को नहीं छोड़ते। शाहिद और फैज की ना एक तीसरी चैट अगर मैं दिखाता हूं, एक और चैट। इस चैट में शाहिद ये कबूल कर रहा है कि उसने एक ब्राह्मण लड़की को, बच्ची को लव जिहाद का शिकार बनाया है। वो ये बता रहा है कि वो ब्राह्मण लड़की उसके इलाके में ही रहती है। फैज और शाहिद के बीच मैं तो कह रहा हूं ये तो एक हुई है लीक, कितनी होंगी इस तरह की? ये कितनों को फंसा चुके होंगे, कितनों के साथ लव जिहाद कर चुके होंगे। चौथा चैट देखिए। इस चैट में शाहिद ने वीवा कॉलेज, अच्छा एक वीडियो डाल दिया इसने तो वीवा कॉलेज के गरबा इवेंट का वीडियो शेयर कर दिया। वीडियो शेयर करने के बाद वो लिखता है साहब कल तो और मजा आएगा। अब आप बताइए इन लोगों की एंट्री प्रॉपर बैकग्राउंड चेक के साथ नहीं होनी चाहिए क्या? मैं कह रहा हूं छोड़ दीजिए वीएचपी, छोड़ दीजिए आरएसएस। आपकी बच्चियां, कोई गरबा में जा रहा है, कोई कहां जा रहा है, आप लोग तय करिए। हिंदूवादी संगठन क्या, आरएसएस क्या, आरएसएस ने कुछ नहीं कहा, वीएचपी है, बजरंग दल है। मैं कह रहा हूं छोड़ दीजिए, आप लोग तय करिए ना। वो लिख रहा है कल तो सारी लाल परी लगेंगी। इस चैट के लीक होने के बाद वीवा कॉलेज का मैनेजमेंट हैरान। अरे हर कोई हैरान है, हम लोग हैरान है साहब, हिंदू संगठन हैरान नहीं है। वो कह रहे हैं ये तो नॉर्मल है, होता है ये सब, तो ये तो आपकी आंखें खुल गई, आपने पहली बार देख लिया। वो कह रहे हैं ये सब तो रोज का मामला है, वो लोग जाते हैं गरबा में इसलिए हैं। हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया है। हिंदू संगठनों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हिंदू संगठनों का कहना है कि नवरात्रि जैसे पावन त्योहार में इस तरह की घिनौनी सोच बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अब सुनिए, पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, एक को पकड़ लिया है, दूसरे की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी नाबालिग हैं। वहीं पुलिस ने यह जानने में भी कोशिश कर रही है कि गरबा में अब तक कितनी लड़कियों को फंसाया। सुनिए। मानसिकता है, ये जो विकृत प्रकृति की जो मानसिकता है, इसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। समाज में एक संदेश जाना चाहिए कि इस तरह के वाकयात को समाज ना अपनाए और ना इसे फैलने दे। तो इसके लिए जो भी उपयुक्त कार्रवाई होगी, हमारी मांग है कि सरकार जो है, जो पुलिस है, इस पर उपयुक्त कार्रवाई ज़रूर करे। वीडियो अश्लील नहीं था, वीडियो गरबा का था, लेकिन जो चैट हुआ उनका वो अश्लील था। उसके बारे में कंप्लेंट आई तो हमने गुना दाखिल करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया।